हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 4 का लास्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट। तो पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज बीएड सेकंड सेमेस्टर के यूनिट 1, 2 एंड 3, 4 सारे अपलोडेड हो चुके हैं। आज इसका लास्ट वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का, आप वो लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को बिंज वॉच कर लो, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, आई एम डैम श्योर। और जो भी मेरा कंटेंट होता है दैट इज क्रिस्प एंड क्लियर, जो भी टेक्स्ट बुक में गिवन है वही होगा। और उसको बड़ी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक है इट इज बिट टेक्निकल इन टर्म्स, एंड मैंने आपको बहुत ही ईजी एंड जो भी आपकी लेमन लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं बिल्कुल वैसे समझाने की कोशिश करी है। एंड आपकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल, गुड। अगर आप न्यू हैं देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सोशल स्टडीज का। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वो क्यों है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ और इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं इट मीन्स कि हम लोगों को, उनके कल्चर्स को, उनकी कंपनीज और उनकी गवर्नमेंट को हम कनेक्टेड लेके आते हैं, एक कनेक्शन होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो एक चाइना के बड़े प्रोडक्ट्स मिलते हैं इंडिया में, चाइना के फ़ोन मिलते हैं, साउथ कोरिया के फ़ोन मिलते हैं, चाइना के तो टॉयज भी आते हैं बच्चों के, है ना। तो कितना कुछ आता है डिफरेंट कंट्रीज का। अमेरिका की आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, राइट? हॉलीवुड मूवीज आप इंडिया में बैठ के देखते हैं। तो कल्चर आपका, एंटरटेनमेंट, आपकी क्लोथिंग, आपका लैंग्वेजेस, मतलब गवर्नमेंट, हर एक चीज़ जब आप ग्लोबली एक ग्लोबल फैमिली, मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वर्ल्ड इज अ विलेज। वर्ल्ड इज अ विलेज का मतलब ये है कि हर कोई आप कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी घर पे बैठे, अपने घर पे बैठे आप किसी का मैच देख सकते हो, वहाँ की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, इंडिया में मंगवा सकते हो, इंडिया की चीज़ें बाहर भेज सकते हो, ठीक है। तो आप ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये ग्लोबलाइजेशन होती है, मतलब इंटीग्रेशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट और डिफरेंट नेशंस, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक तो कुछ चीज़ों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, कोई सर्विस है, ठीक है, आपको कोई यहाँ से सर्विसेज लेनी है इंडिया से बाहर जाके तो आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लोग मेडिकल सर्विसेज के लिए इंडिया में आते हैं बिकॉज मेडिकल सर्विसेज इंडिया की अच्छी हैं, ठीक है। आपको भी ट्रैवल करना है तो वो आप जा सकते हो। मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। इन्वेस्टमेंट्स आती हैं कंट्रीज की, या हमारी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाती है, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही होता है, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन इंडियन कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी कब खोली थी? 1991 में, थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? एलपीजी रिफॉर्म। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था, मतलब ओपन कर दिया था फॉर वर्ल्ड लेवल की आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। कि इसमें क्या हुआ, फॉरेन कंपनीज ने अपने इंडिया में बिजनेस सेटअप करे, ठीक है। अगर आप आज देखो तो बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने कंपनीज यहाँ पे खोली हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप साउथ में जाओ तो बड़ी सारी आईटी सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी हैं। आप गुड़गांव, नोएडा में जाओ तो वहाँ पे बड़ी अच्छी हैं कंपनीज। तो वर्ल्ड लेवल की कंपनीज आपको यहाँ पे इंडिया में भी मिलेंगी, ओके। तो की फीचर्स की अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया की, तो फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज का इंक्रीज हुआ है, इसे हम कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब अलग अलग कंपनीज लाइक अमेजन, वॉलमार्ट, सैमसंग, इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करा हुआ है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, अब कोई टेक्नोलॉजी बाहर बनती है तो वो रशिया से हम डिफेंस मंगवाते हैं ना, डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है हमारा इंडिया का, यूएसए से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है इंडिया का। और टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो इतनी नहीं है इंडिया की, बट हाँ इंडिया से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। इसरो वगैरह ये जो आपकी बनाते हैं मिसाइल्स एंड ऑल, रॉकेट्स, ये नासा, इसरो, ये सारे कोलैबोरेट करके करते तो हैं, तो ये भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में आती हैं और यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनी बाहर भी सेटअप है, ठीक है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। अब इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर?
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख लेते हैं। इम्पैक्ट ये है कि एक्सेस टू बेटर गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप घर पे बैठे इंडिया में रह के भी बाहर की सर्विसेज का पूरा लुफ्त उठा सकते हैं, ठीक है। जॉब क्रिएशन है, आईटी सेक्टर में जॉब है, बीपीओ में है, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब ओपन है, ठीक है। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा हुआ है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, फिर आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारी स्कूलिंग, हमारी एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स भी हमारा, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इंडियन इकोनॉमी में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि अब हमारी चीज़ें भी लोग ले रहे हैं, ठीक है। बीट पश्मीना शॉल हो गए, हमारे इंडियन स्पाइसेस बहुत फेमस हैं, हमारी खादी बड़ी चलती है बाहर, है ना, खादी भी बहुत फेमस है, टेक्सटाइल्स, इंडियन टेक्सटाइल बहुत फेमस है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने लोकल लेवल की चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। फिर आती है नेगेटिव इफेक्ट्स की बात। नेगेटिव इफेक्ट्स ये है कि लोकल इंडस्ट्रीज पर टफ कंपटीशन है जब बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आती हैं। फार्मर और स्मॉल प्रोड्यूसर्स बड़े सफ़र करते हैं, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी आ गई तो बड़ा इंडस्ट्रीज में ही बहुत कुछ बन रहा है, तो फार्मर्स को तो इतनी इनकम होती नहीं है। अनइवन बेनिफिट्स, ठीक है। अर्बन एरिया में ज़्यादा बेनिफिट है ये चीज़ों का, बिकॉज विलेज एरिया में तो शायद ही कोई कंपनी आती हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स की अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े सारे स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें क्या है कि फॉरेन कंपनीज जो है ना ये जोन में ही आके काम कर सकती हैं, ठीक है। पॉलिसीज टू इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब जो है फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में आके काम करना चाहती तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई है। पहले तो बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन होती थी, ये डॉक्यूमेंट वो नहीं, अब तो बड़ा इजी है। अगर आपको बस लाइसेंस लेना है, यू हैव टू टेक अ ग्रीन सिग्नल दैट यू हैव टू वर्क इन इंडिया एंड इट इज़ वेरी ईजी। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ कोऑपरेट करती है। फोकस ऑन डिजिटल इकोनॉमी एंड स्टार्टअप। अब इंडिया में भी स्टार्टअप्स पर फोकस होने लगे ताकि हम एक्सपोर्ट करें, ताकि हम वर्ल्ड बिजनेस को कम्पीट करें। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक GATT गिवन है, ये क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। अब ये GATT है क्या, इसकी तो पहले याद कर लेना, पूरा नाम क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये क्या होता है कि इट वॉज अ ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट था कि अब हाँ जी ट्रेड कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1947 टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना था ताकि हम कोई भी बैरियर मतलब रुकावट कोई भी हो तो उसे हम खत्म कर सके, लाइक टैरिफ्स एंड क्वार्टर्स, ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था GATT का, कि रिड्यूस टैरिफ्स मतलब टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को हम कम करें। टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्स को कम करना, ठीक है। टैरिफ्स टैक्स होता है और ये टैरिफ्स को, टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को कम करने की कोशिश करेगी। फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, जितना फ्री ट्रेड हो सकता है उतना प्रमोट करा जाए। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो ये चीज़ों में कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड हम देखते हैं। प्रमोट फेयर कंपटीशन, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, इंटरनेशनल एंड लोकल लेवल दोनों का फेयर कंपटीशन होना चाहिए। सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स पीसफुली, कोई भी आदान प्रदान का कोई डिस्प्यूट आता है तो उसे सॉल्व करना। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन है, पहले तो स्टार्ट हुआ 23 कंट्रीज ने इसे साइन करा, ठीक है। फिर मैनी मोर कंट्रीज ने ज्वाइन करते गए और इंडिया वाज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ जैट, ठीक है। GATT इसका ओरिजिनल मेंबर इंडिया भी था बहुत पहले टाइम पे, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं टू वर्ल्ड GATT टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, GATT वाज नॉट अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। फिर 1995 में GATT को रिप्लेस करा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसका काम क्या था, विच कॉन्टिन्यूज टू प्रमोट फ्री एंड ट्रेड ग्लोबली, ठीक है। अब GATT नहीं है, अब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है अब, ठीक है। तो GATT को रिप्लेस किसने कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपने सुना ही होगा, बड़ी फेमस है ये, ठीक है। अब इन इंडिया एंड GATT की अगर हम बात करें तो इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बट हैड टू ओपन अप इट्स मार्केट, ठीक है। इंडिया के पास ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी लेकिन उसे अपनी मार्केट को ओपन अप करना पड़ा उसे। GATT ने इंडिया की इकोनॉमी रिफॉर्म्स को बड़ा इन्फ्लुएंस करा इन 1990s की अगर हम बात करें तो, अगर आप जानना चाहते हो तो 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आप पढ़ सकते हैं, तो GATT ने बड़ा इन्फ्लुएंस करा था। अब हम बात करते हैं LPG की। LPG का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
ये क्या है, 1991 में इंडिया ने बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करा था। 1991 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था इंडिया में, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज लो हो गए थे, कम हो गए थे। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बढ़ गई थी। ठीक है, स्लो ग्रोथ हो रही थी हमारी इकोनॉमिक लेवल पे। ठीक है, अब इकोनॉमी इज अ बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। अब इकोनॉमी हिट करिए तो बड़े एक्शंस लेने होंगे ताकि वो ठीक हो, ताकि हमारी कंट्री अच्छे से चले। तो एलपीजी पॉलिसी लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेके आए। क्यों? क्योंकि 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हार्ड हिट करा इंडिया को। ठीक है, अब एलपीजी का क्या मतलब है? पहले लिबरलाइजेशन का मतलब हम जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन है या कंट्रोल है गवर्नमेंट का इकोनॉमी के ऊपर तो वो हटे। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम। ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी कंट्रोल हो वो हट जाए। इसमें एग्जांपल क्या है? लेस लाइसेंसिंग, मतलब जो भी लाइसेंसेस का इशू होता था कि किसी कंपनी ने आना है या आपको वहीं से एक्सपोर्ट करना है, तो बड़े लाइसेंस का इशू, डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, तो वो उसे कम करने की कोशिश करेगी। रूल्स जो है बिजनेस स्टार्ट करने के वो बड़े ईजी कर दिए गए। ठीक है, कम कर दिए गए। अब बैंक्स और कंपनी जो है ना, उसे मोर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए प्रमोट करा गया। अब प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर है लाइक गवर्नमेंट ओन, उन्हें प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज को मौका दे कि वो भी इसमें करें। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है इसमें? क्या है, पब्लिक सेक्टर जो है उन्होंने लाइक एयर इंडिया, उन्होंने अपने शेयर्स को बेच दिया। एयर इंडिया जो थी, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, तो उसे शेयर्स बेच दिए उन्होंने अपने। तो अब क्या है, अब मे बी टाटा का इसमें बहुत बड़ा रोल है, एयर इंडिया का। ठीक है, तो एयर इंडिया देखो चल रही है अब, वरना पहले तो लॉस में थी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इनवाइट करते हैं कि हाँ जी, बाहर के जो लोग हैं, बाहर के लोग मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज है विद इन इंडिया या बाहर की कोई कंपनीज, वो ले सकती हैं शेयर। शेयर का मतलब है कोई पार्ट ले सकती हैं एंड उसमें इन्वेस्टमेंट करें आप और इसे प्रमोट करें। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनीज और बिजनेसेस भी इसका पार्ट बन सकते हैं। इनकरेजिंग प्राइवेट कंपनीज इन सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम एंड एयरलाइंस। ठीक है, उनको इन्वाइट करा। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कनेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी पे कनेक्ट करना। अब इसका एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं कि जो फॉरेन कंपनीज थी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको इनवाइट करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप इंडिया में आके इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोग काम करेंगे, लेबर अपॉर्चुनिटीज या हायर लेवल पोस्ट भी जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो अगर हम पहले हमने देख लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब यहाँ पे बनेगा तो डेफिनेटली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही होगा। ठीक है, इंडियन कंपनीज को भी बिजनेस अब्रॉड करने की अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ने दी कि इंडिया की जो लोकल लेवल कंपनीज है, अगर उन्होंने बाहर जाके काम करना तो वी विल सपोर्ट। ठीक है, तो यही चाहिए होता है एक सपोर्ट। ठीक है, अब एलपीजी की जरूरत क्यों पड़ी इंडिया? ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था पहले 1991 में। फिर प्रेशर ऑन द इंडियन मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब इंडियन मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है? ये फंडिंग करती है कंट्रीज को जो लॉस में जा रही है। अब इंडिया देखिए एक इकोनॉमी है जिसके ऊपर बहुत बड़ा डेट है। डेट का मतलब है लोन है, कर्जा है। आप इंडिया को काम करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हर एक कंट्री, एक भी कंट्री पूरी दुनिया में ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर कर्जा नहीं होगा, बिकॉज हर एक कंट्री कभी ना कभी लॉस में जाती है। अब इंडिया के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है इंडियन मॉनेटरी फंड का, बिकॉज जब आपके ऊपर लोन होता है तो आप लोन किससे लेते हो? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इंडियन निकल रहा है मेरे मुंह से, पता नहीं क्या हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या एक ऑर्गेनाइजेशन ये कंट्रीज को फंड देती है ताकि वो स्मूथली अपना काम, अपनी वर्किंग, अपनी इकोनॉमी चलाते रहे। लेकिन कर्जा जब वो आपको देते हैं ना, लोन देते हैं, तो उनकी तरफ से जो भी रिस्ट्रिक्शन आती है, कोई भी प्रेशर आता है तो आपको झेलना पड़ता है। अब ये प्रेशर आया इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि हम आपको लोन दे रहे हैं लेकिन आप कुछ करो इसे तो सुधारने के लिए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जब प्रेशर डाला तब इंडिया को स्टेप लेने पड़े ताकि वो खुद ये कर्जा उनका चुका पाए और थोड़ा थोड़ा खुद भी इंडिपेंडेंट बने। आई होप इट्स क्लियर, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। फिर मॉडर्नाइजेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट आई, क्यों? बिकॉज लोकल लेवल जो चीजें थी वो नहीं चल रही थी, मतलब हमारे पास एक तो लॉस था। अब लॉस को आप अपनी ही कंट्री में घुमाते रहोगे तो कैसे प्रॉफिट होगा? अब आप अपनी कंट्री की चीजें बाहर भेजोगे तभी तो इन्वेस्टमेंट आएंगे ना,
तभी फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तभी कंपनीज आएंगी। अब जब आप लॉस में हो तो कुछ मॉडर्न स्टेप लेने पड़े, और कंपटीशन को मीट करने के लिए आपको अपनी इकोनॉमी को, अपनी लोकल लेवल चीज़ों को बड़ा ही ग्रोथ की तरफ प्रमोट करना है, तो आपको पावरफुल स्टेप चाहिए। तो ये स्टेप्स ने बड़ी हेल्प करी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब इम्पैक्ट देख लेते हैं एलपीजी रिफॉर्म का। इम्पैक्ट क्या आया, पॉजिटिव देख लेते हैं। रैपिड ग्रोथ हुई हमारी इकोनॉमी की। ठीक है, डेवलपमेंट सेक्टर कहाँ कौन कौन से हुए, आईटी, टेलीकॉम, रिटेल, ये बड़ा फटाफट डेवलप हुए। ठीक है, अब कंज्यूमर के पास बड़ी सारी चॉइसेस थी, कौन सी कंपनी का फोन लेना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा क्या करना है। ठीक है, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या इम्पोर्ट करना है, तो बड़ी सारी चॉइसेस थी। ठीक है, कहाँ कौन सी कंपनी का बाय करना है, तो बड़ी सारी चॉइसेस थी कंज्यूमर के पास। राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कंपनी आई तो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया ना हमारे पास। आपने कुछ एक्सपोर्ट करा तो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या एक्सचेंज आया हमारी तरफ। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को टफ कंपटीशन मिला, बिकॉज बाहर की कंट्रीज अब इन्वेस्ट कर रही थी, अपनी इंडस्ट्रीज बना रही थी, तो लोकल लेवल कहाँ जाए, तो उनको भी बड़ा टफ कंपटीशन दिखता था। ठीक है, दिख भी रहा है अभी भी। ठीक है, इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई अर्बन और रूरल एरिया में। रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो अर्बन एरिया में आ रहे हैं। अर्बन एरिया में कंजस्टेड हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर शटडाउन होने लगे। ठीक है, अब मोर प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। अब बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएंगी तो पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी जॉब्स पर रिस्क पे आगे। रिस्क रिस्क रिस्क, ये मैं क्या वर्ड, मेरी वॉइस फंबल कर रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट रिस्क जब आपकी, सपोज करो आप कोई गवर्नमेंट कंपनी में काम करे, कंपनी या कोई भी चीज, और वो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, प्राइवेटाइजेशन मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब जाने के रिस्क है, तो ये भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब एडवांटेजेस ग्लोबलाइजेशन की क्या हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें मिली बड़ी बड़ी सिटीज में। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी आई, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कंपनीज हुई बाहर भी। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को बूस्टअप मिला, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन हमारा हुआ। ठीक है, अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ इसका कि सॉरी, एडवांटेजेस हो गया, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट मतलब नेगेटिव नहीं होता, अच्छा भी हो सकता है। इम्पैक्ट का इसमें दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, कंपटीशन टू स्मॉल एंड लोकल लेवल इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिला, वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स फॉर कंज्यूमर्स है, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ। जब हमारी बहुत सारी इनकम अच्छी होती है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। कल्चरल एक्सचेंज भी हमें देखने को मिलता है, वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आया, इंडिया का कल्चर बाहर गया। स्पिरिचुअलिटी देखो कितनी, रशिया में अगर आप देखें तो इस्कॉन के टेम्पल्स में रशियंस आते हैं, क्यों, बिकॉज कल्चर एक्सचेंज होता है हमारा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे, अगर आपने महाकुंभ में देखा होगा तो बहुत सारे फॉरेन साधुस भी थे, फॉरेनर्स भी थे जो साधुस थे, तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ कल्चर। अनइवन ग्रोथ है। ठीक है, अनइवन ग्रोथ अर्बन और रूरल एरिया की जब हम बात करते हैं, राइज इन इनकम इनक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब कोई जो रिच है तो रिच होता जा रहा है, पुअर है वो पुअर होता जा रहा है, मिडिल क्लास की तो बैंड बजती रहती है। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी हिट कर रही है, दैट इज रियलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब आप अपनी जब लैंग्वेजेस लिख रहे हैं, ये तो मैं चलो आपको फन वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट येस इफ यू आर गोइंग टू राइट इन आंसर शीट तो आपको बड़े डिसेंसी ऑफ लैंग्वेज यूज करनी है। आपकी लैंग्वेज में जो वर्डिंग है बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, कोई किसी की इमोशन सेंटिमेंट्स को आप हर्ट ना करें। ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर ने आपका राइटिंग स्टाइल भी देखना है, तो आपका राइटिंग स्टाइल बड़ा अच्छा होना चाहिए, लेकिन किसी को इमोशंस को, किसी सेंटिमेंट्स को, किसी के रिलीजन फेथ को वो हर्ट ना करे। ओके, ग्रेटर इंटीग्रेशन हुई। इंटीग्रेशन मतलब कि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, ये हम देखते हैं। फिर आपका एक टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। कंज्यूमर राइट्स का क्या मतलब होता है वो हम देख लेते हैं। आपके कौन कौन से राइट है। राइट टू सेफ्टी मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डस एंड गुड सर्विसेज। ठीक है, मतलब जो भी सेफ्टी होनी चाहिए कि कोई भी खराब क्वालिटी का सामान या सर्विसेज आपको ना मिले। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वालिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट, एक्सपायरी डेट, ये सारी मेंशन होती है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर आपको कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, राइट टू चूज, ठीक है, आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सी प्राइस पे आपको लेना है, तो दैट इज योर राइट टू चूज। अगर आपको वो प्राइस अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, दैट इज योर राइट टू चूज। आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर की कंप्लेंट जो है वो
सुनी जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फॉरम्स हैं और कोर्ट्स हैं वो आपको सुनते हैं अगर आपकी कोई कंप्लेंट है। राइट टू सीक रिड्रेसल, कोई भी आपको कंपनसेशन चाहिए, कोई भी डिफेक्टिव गुड है, अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस आपको उसे वापस करना है, अपना रिफंड लेना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। कंज्यूमर एजुकेशन, नॉलेज ऑफ द, आपको एजुकेशन, आपके जो राइट्स है, कंज्यूमर राइट्स और उसके जो प्रोटेक्शन लॉज है, उसको आपको कंज्यूमर एजुकेशन आपको मिलती है और आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसके ऊपर आजकल तो बड़े जो कॉमर्स में होते हैं उनको तो पता होगा, इसके ऊपर एजुकेशनल बुक्स भी पब्लिश होती है। अगर आपको कुछ भी करना है, किसी भी तरह का एजुकेशन अवेयरनेस कुछ भी करना है, आपको नॉलेज लेंगे, तो यू कैन बी फ्री टू अवेयर दैट इंफॉर्मेशन, गेन दैट इंफॉर्मेशन। ओके। कंज्यूमर राइट्स की बात जब हम कर ली तो अब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है बी अवेयर। पहले तो आपको अवेयर होना चाहिए आपके राइट्स क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कंज्यूमर क्या है, तभी आप अपने प्रोटेक्शन कर पाओगे अपनी राइट्स को और अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभा पाएंगे। चेक डिटेल्स, लेबल्स को अच्छे से पढ़ो, एक्सपायरी डेट को पढ़ो। फिर आप ये नहीं कह सकते मेरे साथ धोखा हो गया, बिकॉज आपने डिटेल ही नहीं पढ़ी, दैट इज योर ड्यूटी। डिमांड बिल एंड रिसिप्ट्स, कोई भी आप सामान लेते हो तो उसकी बिल एंड रिसिप्ट आपका लेना हक है और आपको लेनी चाहिए। कल को कुछ हो गया, कल को कोई भी इशू आ गया, तो आपके पास अगर स्लिप नहीं है तो एनीबडी कैन मुंह मोड़ के चले जाएंगे कि हमारे से तो दिया ही नहीं प्रोडक्ट। राइट। फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल करें, लीगल एक्शन ले सकते हैं। और क्या क्या आपको एक्सप्लॉयटेशन होने से आप बच सकते हैं अगर आपको ये सारे प्रोसीजर पता है। अवॉइड वेस्टेज, रिसोर्सेज को अगर अच्छे से यूज करेंगे, ओवर कंजम्पशन नहीं करेंगे, तो इससे अवॉइडेंस हम कर सकते हैं वेस्टेज। बी फेयर एंड ऑनेस्ट, ठीक है, पहले तो ऑनेस्ट हो, मिस यूज नहीं करना अपने राइट्स का, लेबर्स का, बिकॉज किसी की एम्प्लॉयबिलिटी क्या अगर आप हिट करोगे तो कल को आपके ऊपर भी करना आएगा। ठीक है। चलो वो हम बात करते हैं, दैट इज एट द स्पिरिचुअलिटी लेवल, ह्यूमेन लेवल, बट आपको खुद ये पता होना चाहिए कि आप कब सही हो कब गलत हो। ठीक है। बी फेयर एंड ऑनेस्ट, अगर आपको लगता है कि मैं ही अवेयर नहीं थी और मेरे साथ अगर गलत हुआ, इट्स ओके, आप अगली बार से इम्प्रूव करें, लेकिन हर बार एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होनी चाहिए। तो यू शुड रेज वॉइस एंड गिव अवेयरनेस टू योर नोन एंड सराउंडिंग। ठीक है। With this we are done with the topic और आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। पेडागोजी सोशल स्टडीज बीएड सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। आई एम सो हैप्पी। ओह, आई एम सो टायर्ड एज वेल, बिकॉज बहुत टाइम लगा इसे कंप्लीट करने में और बहुत ही मेहनत लगती है। बुक को पहले रीड करो, फिर आपके टू द पॉइंट चीज़ें आ जाएं आपके सामने, कुछ भी हरी अपना वो आपको अच्छे से समझाऊँ लेमन लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल, एक फ्रेंडली टोन में आपको समझाऊँ। तो अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो, देन हिट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब में देख के तो मैं खुश हो जाती हूँ कि बढ़ गए हैं सब्सक्राइबर। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प हुई हो, देन लेट मी नो बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। लाइक कर दिया करो, लाइक वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। लाइक करना भूल जाते हो आप, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, ये भी है। आई एम नोटिस्ड। Okay, so see you soon in the next video. Till then, take care. Bye. All the best for your exams, and may God bless you with good knowledge. Okay, thank you so much, everyone.